हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज मैं आपको एक विज़न का टॉपिक जो कि मंथली करंट अफेयर से है वो रीड करके बताने वाली हूँ। तो जिससे आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक को, मंथली करंट अफेयर को किस तरीके से बाइफरकेट करना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो है 2018 की, जिसके अकॉर्डिंग हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली है बाय मई 2022 और हम अब टारगेट कर रहे हैं 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। तो पहली बात तो हमको ये जानना होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। पेट्रोल में जो पेट्रोल में हम इथेनॉल मिला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, जो पेट्रोल की जो रन करने की इफ़िशियंसी है, मतलब जो एनर्जी आउटपुट देने की इफ़िशियंसी है, वो और बढ़ जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो इथेनॉल होता है, ठीक है, जो पेट्रोल और ये डीजल है, ये तो हमको सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये तो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। लेकिन जो इथेनॉल है ये नेचुरली जरूर प्राप्त होता है, बट इसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं फ्रॉम द फीड स्टॉक्स और जो क्रॉप्स रेसिड्यू, जो प्लांट बायोमास और जो भी हमारा जो अदर जो सोर्सेज हैं उनसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एज अ फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल, उसके हिसाब से इथेनॉल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन कहते हैं फर्स्ट जनरेशनल जो बायोफ्यूल होते हैं, जिसमें हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द क्रॉप्स, जो अच्छे क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनसे प्रोड्यूस करते हैं। जो ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं उनसे हम इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स के जो बाकी जो जैसे कि सुगर्स हो गया, सुगर मटेरियल्स हो गया, गन्ना हो गया, सुगर केन हो गया, उससे फूड ग्रेन्स, व्हीट, कॉर्न, इन सभी में चीज़ों में जिनमें हमें एनर्जी मिल सकती है, उन सभी से हम ये जो इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड जनरेशनल जो बायोफ्यूल है या फिर हम सेकेंड जनरेशनल जो इथेनॉल है वो हम प्रोड्यूस करते हैं जो रिमेनिंग फीड स्टॉक है। जैसे जो भूसा होता है वो रह जाता है, जो डंडियाँ होती हैं, जब हम कोई धान का जो रेसिड्यू होता है वो होता है, एक जो सरसों उगाते हैं तो उसका जो रेसिड्यू होता है वो होता है। तो ये जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं हम उनसे बनाते हैं सेकेंड जनरेशनल बायोफ्यूल। थर्ड जनरेशनल बायोफ्यूल जो होता है वो हम बनाते हैं एल्गल से, एल्गल बायोफ्यूल, अलगी होती है उससे बनाते हैं। तो थर्ड जनरेशनल ये होता है। जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल होता है वो प्रोड्यूस होता है बायो इंजीनियर, मतलब लैब में जो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं उस चीज़ से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ये जेनेटिकली इंजीनियर फीड स्टॉक से। तो मतलब दीज आर ऑल लैब और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर जनरेटिंग दिस फोर्थ जनरेशनल बायोफ्यूल्स। सो दिस 4 टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स, हाउ कैन वी प्रोड्यूस, आई थिंक यू हैव गॉट इट नाउ। अब हम ये कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का यही है कि हम अपने जो इंडिया में जो हम इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी 85% जितनी भी हम अपनी एनर्जी डिमांड है, पेट्रोल या डीजल, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो 85% जान रहे हैं। तो इससे हम जो अपनी इंपोर्ट डिमांड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर हम अचीव कर लेंगे तो हम अपने 4 बिलियन रुपीज़ बचा सकते हैं, राइट। तो $4 बिलियन हम अपने सेव कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। ठीक है, तो एक चीज़ ये है, और दूसरी ये है कि देखो हर पूरे ग्लोब में 140 बिलियन टन्स ऑफ जो वेस्ट है वो जनरेट होता है। क्यों ना इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। हम हमेशा कहते हैं कचरा कचरा कचरा, तो इसका अल्टरनेटिव यही है कि हम उसको ही अपनी एनर्जी में यूज़ करें, राइट। एक ऑर्गेनिक सोर्स है, उससे हम क्लीन फ्यूल बना रहे हैं जिसका कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, तो वाई शुड नॉट बी यूज दैट। ठीक है, तो एक तरीका ये है। तो अब ये चीज़ हम देख लेंगे कि अब जो बायोफ्यूल पॉलिसी है जो इंडिया की, वो क्या कहती है, क्या चाहती है इंडिया कि इथेनॉल को किस तरीके से करे, वो क्या मतलब किस तरीके से उसने स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी वो 2018 में आई थी। ठीक है, तो इसके लिए नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी स्टैब्लिश की गई है, जो कि सारी इंप्लीमेंटिंग डिसीजंस लेगी। ठीक है, और सारा जो कोऑर्डिनेशन करेगी FCI में और अदर जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके बीच में। ठीक है, गाइडलाइंस देगी। ठीक है, ये सारा कुछ जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वही लेने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो इसकी चेयरमैन है वो कौन है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये 2020 में सेटअप की गई थी। ठीक है, अब इसके जो क्या है, सबसे पहले इसका ये काम है कि जो फर्स्ट जनरेशनल और सेकंड जनरेशनल, ठीक है, वो जो बायोफ्यूल्स है उनको
अरेंज करें ताकि वो हम अपनी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको रन कर सकें, और थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल के लिए एक्ट करें, ठीक है। और इसका एक और ये कहा है कि डेवलप करें नेशनल बायोमास रिपोजिटरी, मतलब नेशनल बायोमास रिपोजिटरी एक तरीके की कचरा की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें जिसमें सारा कचरा हम भरें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ठीक है। तो और एक ये भी इसमें जो अमेंडमेंट की गई है उसमें ये बोला गया है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तरह हम इकोनॉमिक जोन्स में और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है वहाँ पे अपना ये ब्लेंडिंग प्रोग्राम रन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। और दूसरा जो बायोफ्यूल है अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम एक्सपोर्ट के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। नाउ अब सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि हमारा $4 बिलियन एनर्जी जो बचाएगा अगर हम 20% इकोनॉमिक ब्लेंडिंग प्रोग्राम अगर अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा है इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करेगा? पहली बात तो ये बायो इंडस्ट्री, इट विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द बायो इंडस्ट्री, मॉडर्न बायो इंडस्ट्री इन अवर कंट्री। जिससे क्या होगा, फर्स्ट वन जॉब क्रिएशन होगी। क्यों? क्योंकि बायो रिफाइनरी सेटअप होंगी, प्लांट सेटअप होंगे, डिस्टिलेशन यूनिट्स बनेंगी, डिस्पेंसिंग यूनिट्स बनेंगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इससे लोकल लेवल पे तो मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरह लगा लो, जो इंटरप्रेन्योर है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर इफ़ दे वांट टू सेट अप दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। सेकेंड पर आ गया था वेस्ट टू, एक वेस्ट टू एनर्जी का सोर्स है कि हम अपने प्लांट के जो बायोमास है जिनके लिए हम अल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। प्लस तो ये एक तरीका का जो फार्मर्स हैं उनके लिए अल्टरनेटिव सोर्स है, जिससे प्लांट जो फार्मर्स है जो अपनी अल्टरनेटिव इनकम है वो ढूंढ सकते हैं, सिक्योरिटी प्लांटेशन कर सकते हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट भी है बट मैं आगे चल के इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे बताऊंगी, ठीक है। तो अल्टरनेटिव इनकम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है हमारा ये जैसे कि एक्चुअली ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है। इससे कोई हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जलने वाला, इससे हमें कुछ हानि नहीं होने वाली है। तो ये क्लीन फ्यूल है, क्लीन एनर्जी, इससे हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो 10% ब्लेंडिंग से, अब देखो जो 100% पेट्रोल होगा उसमें 10% तो इथेनॉल होगा, राइट। तो उससे हमारा 90%, हमारा 10% तो हमारा ग्रीन हाउस एमिशन कम हुआ ना। तो वन ऑफ द एक ये इसका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो होगा ही, तो सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरी सेटअप होंगी, ठीक है। लो कार्बन से बर्न ये हो गया हमारा। कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम जाएंगे क्योंकि अगर हम 10% कम कर रहे हैं तो कार्बन न्यूट्रलिटी। वेस्ट टू हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्योंकि इससे वेस्ट से हम कुछ अच्छी चीज़ें उपयोग में ला रहे हैं। क्लीन फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इशू क्या है इम्प्लीमेंटेशन पे? तो इसका एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे कि हमें 10.16 बिलियन लीटर्स ऑफ बायोफ्यूल चाहिए बाय 2025, राइट। 10.16 बिलियन लीटर ऑफ बायोफ्यूल के लिए हमें 6 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ शुगर चाहिए और 16.5 मिलियन मैट्रिक टन, सॉरी 6 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ शुगर चाहिए और 16.5 16.5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रेन चाहिए 2025 तक। अब आप जानते हो शुगर इज वाटर इंटेंसिव, तो इससे हमारी वाटर स्कैरिसिटी आएगी। दूसरी चीज़, हमें वैसे भी पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो फूड ग्रेन्स है सप्लाईज है उनकी कट हो जाती है, कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है। तो इनकन्सिस्टेंट सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर दिस बायो रिफाइनरीज और फॉर द प्रोग्राम। थर्ड है हायर प्राइसेस ऑफ इथेनॉल हो सकता है। क्यों हायर प्राइसेस ऑफ इथेनॉल? को ऑलरेडी एमएसपी की तहत मिनिमम सपोर्ट फूड ग्रेन्स की प्राइस फिक्स होती है, तो इथेनॉल भी महंगा होगा और शुगर ग्रेन की प्राइसेस भी फिक्स्ड होती है तो वो भी महंगा हो सकता है, राइट। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे कि इथेनॉल महंगा मिलेगा, फिर हाई प्राइसेस मिल सकता है। फिर प्रोडक्शन फैसिलिटीज ही नहीं है। अब आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत लैकिंग है इस सेक्टर में। अब चाहें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट अभी डेवलप होगी जब इसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, बट अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें लैकिंग है। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या कि हर जगह इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं हो रही है और हर जगह इथेनॉल प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट में इथेनॉल बायो रिफाइनरीज कैसे सेटअप होंगी जबकि वहाँ पे फूड स्टॉक है ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज़ है उसके एडिशनल कॉस्ट चाहिए, डिस्टिलेशन यूनिट्स, नोजल्स, ये सब सेटअप करने के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट भी इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। और इंक्रीज्ड
रेट्रोफिटिंग कॉस्ट, जैसे कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम करेंगे तो हमें उस तरीके की अपनी व्हीकल्स भी तो चाहिए, ठीक है। तो E20 व्हीकल्स, ठीक है, वो भी तो चाहिए, तो उसके लिए R&D करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो यही इन्हीं सब नेगेटिव पॉइंट्स को ओवरकम करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाओ, जिससे इथेनॉलिक ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंसेंटिव्स दो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जिससे कि वो R&D कर सकें और अच्छे से जो E20 व्हीकल्स हैं वो ला सकें, ठीक है। जो क्लियरेंसेस है, कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है, तो उन स्टेट के साथ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ये सब क्लियरेंस करो, रेगुलेटरी मैकेनिज्म करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने उस पर पॉइंट्स में लिखनी है। तो यही था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।